साथ नई शुरुआत। एक बार फिर से हम ऑनलाइन क्लासेस में हाजिर हैं और मैं जितेंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे एपिक क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा टॉपिक चल रहा था आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में हमने 3 प्रकार किए। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो पीछे की वीडियो में जाके देख सकते हैं, बगैर जो प्ले लिस्ट बनी हुई है वहां जाके देख सकते हैं उसे। उसके बाद में हमने तीसरे प्रकार में जो है वो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को हमने किया था आरेखीय प्रस्तुतिकरण के रूप में। और आरेखीय प्रस्तुतिकरण के 3 प्रकार थे, ज्यामितीय आरेख, बारंबारता आरेख और अंकगणितीय आरेख। ज्यामितीय आरेख, बारंबारता आरेख और अंकगणितीय आरेख। इसमें से हम ज्यामितीय आरेख पहले कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो पीछे की वीडियो में जाके देख सकता है। आज हम करने वाले हैं बारंबारता आरेख। बारंबारता आरेख जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आयत चित्र, नंबर 2 बारंबारता बहुभुज, नंबर 3 बारंबारता वक्र और नंबर 4 तोरण या औजारी वक्र। अब बात यह है कि जो बारंबारता वक्र हैं वो होते क्या है। तो बारंबारता वक्र वे वक्र होते हैं जो किन्हीं की बारंबारताओं से प्रस्तुत किए जाते हैं। उस तरह के वक्र क्या कहलाते हैं? बारंबारता वक्र कहलाते हैं। पहला वक्र आता है हमारा इसमें आयत चित्र। आयत चित्र के हम वर्णन करेंगे। आयत चित्र बारंबारता वक्र। बारंबारता वक्र में पहला आता है आयत चित्र। पहले हम आयत चित्र के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है आयत चित्र। तो आयत चित्र जो है वो एक द्विविमीय आरेख होता है। द्विविम आरेख होता है। अब आप लोगों से ये द्विविम क्या होता है, तो मैं बोलूंगा 2D बोलूं तो आपको एकदम से समझ आ जाएगा कि 2D यानी कि मेरा हाथ जो है वो आपको इधर से और उधर से दो तरफ से दिखाई देगा, तो वो क्या हो गया 2D होता है। ये द्विविम आरेख होता है क्योंकि जब आरेख बनेगा तब आपको दो तरफ से दिख सकता है। 3D होता है, 1D होता है, तो एकविमीय, द्विविमीय और बहुविमीय, त्रिविमीय भी होता है। तो इस तरह के आरेख जो है वो जो आयत चित्र होंगे वो होंगे द्विविम आरेख होंगे। इनमें जो है वो आमतौर पर सीमाओं का निर्धारण बारंबारताओं के आधार पर किया जाता है, यानी कि किसी वर्ग की अंतराल किस आधार पर है वो क्या होता है, उसका सीमाएं होती हैं। किसी भी आयत चित्र की जो क्षेत्रफल है वो उसकी लंबाई और चौड़ाई के बराबर रहता है। अर्थात अगर मैं बात करूं उसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल इसकी लंबाई और चौड़ाई के बराबर रहता है। यही आपने जो है वो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भी देखा होगा कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि आयत चित्र किस रूप में बनते होंगे, आयत के रूप में बनते हैं। और इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी जितना लंबा है और जितना ऊंचा है वो जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका रहता है। वहीं साथ ही जो है वो आयत चित्र जो है वो सभी को बराबर समान भागों में बांट देता है। जितने भी होंगी आपकी बारंबारताएं वो बराबर वर्ग अंतरालों के आधार पर बंटी हुई रहती है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कौन सी होंगी, किस आधार पर होंगी, वो उसके आधार पर जो है वो बंटी हुई रहती है। साथ ही जो है वो तुलना के उद्देश्य से क्षेत्रफल में किसी भी अंतराल की बारंबारता के द्वारा आसानी से उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। तुलना रूप में अगर हमें उसे प्रस्तुत करना है तो हम किस रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं? बारंबारता के रूप में। तो तुलनात्मक रूप में हमारे लिए क्या काम करती है? यहां बारंबारता कार्य करती है। फिर जो आयत चित्र होते हैं ये वर्ग अंतराल के आधार पर निर्मित किए जाते हैं, अर्थात बारंबारता घनत्व इनमें रखा जाता है और ये हमेशा बराबर दूरी पर ही जो है वो बनाए जाते हैं। आयत चित्र कभी भी विविक्त चर आंकड़ों के लिए नहीं खींचा जा सकता है। किस लिए नहीं खींचा जा सकता है? विविक्त चर आंकड़ों के लिए नहीं। किसके लिए नहीं बनाया जा सकता है?
विविक्त चर आंकड़ों के लिए नहीं, क्योंकि किसी भी अंतराल या अनुपात, क्या कहेंगे हम कि विविक्त चर आंकड़ों के लिए क्यों नहीं खींचा जा सकता है? क्योंकि किसी भी अंतराल या अनुपात पैमाने में वर्ग अंतराल की निचली सीमा और पूर्व अंतराल की ऊंचली सीमा के साथ मिल जाती है। आयतचित्र साथ साथ होते हैं और दो आसन आयतचित्रों के बीच कोई भी खाली स्थान नहीं होता है, हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आयतचित्र जो है वो दंडारेख के समान ही होता है। अब दंडारेख पीछे की वीडियो में आ चुका है तो आपने वहां देखा होगा। दंडारेख में हमने क्या देखा था? एक बार से दूसरे बार के बीच में 1 सेंटीमीटर की मैंने आपको बताया था कि दूरी रखनी होती है। 1 सेंटीमीटर वो चौड़ा होता है और 1 सेंटीमीटर के बीच में 1 सेमी की क्या होती है, बीच में दूरी रखनी होती है। लेकिन आयत चित्र में ऐसा नहीं होता है। आयत चित्र में जो है वो सभी चित्र एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं और बनते उसी बार रूप में। अब आपको पता लग गया होगा कि दंड आरेख के समान ही होते हैं आयत चित्र, बस इनकी आकृति जो है वो आयत के रूप में ही होती है। इनके बीच जो बारंबारताएं वर्ग अंतराल अगर समान है तो ये समान चलते हैं, और यदि वर्ग अंतराल असमान होते हैं तो इनमें समानताएं नहीं भी रहती, वहां इनकी चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ती भी जाती है। अब बात करेंगे हम कि आयत चित्र बनता कैसे है। अब जो है हम एक आयत चित्र का निर्माण करते हैं और आयत चित्र से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि डायग्राम में ही बताए जा सकते हैं, उनका भी हम अध्ययन करने वाले हैं। यहां जो है वो OX अक्ष है और यहां पे OY, यहां जो है वो हम वर्ग अंतराल जो है वो रखते हैं कि वर्ग अंतराल था जो भी हमारा वो, और बारंबारताएं जो है वो यहां रखी जाती हैं। तो मान लीजिए हमारा वर्ग अंतराल जो है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है, और बारंबारताएं जो है वो हमारी अलग अलग होंगी। मान लीजिए ये प्राप्तांक है किसी कक्षा के विद्यार्थियों के, ये तो हो गया यहाँ पे अंक, और यहाँ हो गया प्राप्तांक। अंक जो है वो कितने हैं? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब 0 से 10 के जो है वो 6 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 के विद्यार्थी 8 हैं, 20 से 30 के विद्यार्थी जो है वो 16 हैं, 30 से 40 के विद्यार्थी जो है वो 10 हैं, और 40 से 50 के जो विद्यार्थी हैं वो 5 हैं। तो इस आधार पर जो है वो एक वर्ग अंतराल है। हम इसी सारणी के आधार पर, इस बारंबारता के आधार पर जो है वो आयत चित्र का निर्माण करने वाले हैं। ये प्राप्तांक है वो कहां आ गए? यहां, तो यहां लिखेंगे प्राप्तांक, नहीं यहां लिखेंगे हम अंक, ठीक है। और ये है हमारे प्राप्तांक। अब 0 से 10 जो है वो कितने हैं? तो यहां अधिकतम कितना जाना है हमें? 16 तक, 20 तक जा सकते हैं, यानी कि हम 5, 10, 15 और 20 तक ले लेते हैं विद्यार्थियों के कितने कितने थे। तो 0 से 10 के विद्यार्थी कितने अंक लिए हुए थे? 0 से 10 अंक कितने विद्यार्थियों के थे? 6 विद्यार्थियों के थे। तो 5 से 1 थोड़ा सा ऊपर जो है वो हम यहां बना लेंगे, और ये जो है वो 0 से 6 को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा जो है वो 10 से 20 8 विद्यार्थियों के थे, तो इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, और ये जो हमारा 10 से 20 के हो गए। फिर 20 से 30 जो वो 16 अंक थे, तो 16 15 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। जब आप नोटबुक में बनाते हैं तो आप वहां स्केल का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं, ज्यादा बेहतर बनेगा। फिर 30 से 40, अब 30 से 40 क्या है? यहाँ है, कितने अंक थे? 10 थे, तो 10 ये यहाँ है, तो जो है वो, और 40 से 50 जो है वो 5 अंक थे, ये 5 अंक, और यहाँ जो हम बना देंगे कि 40 से 50 जो है वो कितने अंक हैं? 40 से 50 के विद्यार्थी 5 है। अब चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये विद्यार्थी कितने थे? 6 थे, ये कितने थे?
8, ये कितने थे 16, ये कितने थे 10 और ये कितने थे 5। इन विद्यार्थियों को हमने एक दंड आरेख के रूप में ही प्रस्तुत किया है, लेकिन दंड आरेख जो है वो 1 सेंटीमीटर के बीच में, यानी कि यहाँ नहीं बनेगा, ये बनेगा, फिर ये बनेगा और फिर एक आगे आएगा, उनमें जो वो लगातार अंतर रहता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो दंड आरेख होते हैं वो विभक्त और सतत दोनों चरों के लिए बनाए जा सकते हैं, जबकि आयत चित्र जो है वो केवल और केवल सतत चरों के लिए ही बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह की जो श्रेणियां होती हैं वो कौन सी श्रेणियां होती हैं? सतत श्रेणी होती हैं, जिनमें गैप रहता है वो श्रेणियां जो है वो विविक्त श्रेणियां कहलाती हैं। विविक्त श्रेणी का एक उदाहरण देता हूं, वैसे तो ये पहले की वीडियो में आ चुका है, आप वहां जाके देख सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है एक बार उनको प्रारंभिक कि वो ये होगा कि 0 से 9, फिर 10 से 19, 20 से 29, इस तरह की जो श्रेणियां होती हैं वो विभक्त श्रेणियां कहलाती हैं। और इनमें आमतौर पर जो है वो ये देखिए यहाँ पे एक का गैप है तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? एक का गैप हो जाएगा, और एक का गैप का मतलब क्या है? ये दंड आरेख के रूप में बनने वाला है कि आयत चित्र। इसमें जो है वो इसकी जितनी ऊंचाई महत्व रखती है उतनी ही लंबाई भी इसकी महत्व रखती है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करूं 1 × 16 तो इसका क्षेत्रफल कितना आने वाला है? 16 × 1 = 16। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका आने वाला है? 40 से 50 का आने वाला है, तो वो कितना हो जाएगा? 5। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एसएससी, यूपीएससी और अन्य जो है वो कंपटीशन लेवल पर भी आते हैं आमतौर पर, कि एक आपको जो आयत चित्र दे दिया जाता है और उसके आधार पर जो है वो आपको आगे की सूचनाएं एकत्रित करने के लिए कहा जाता है कि सर्वाधिक मान जो है वो किसका है। तो सर्वाधिक मान जो 20 से 30 का है तो वो कुल का कितना प्रतिशत है। तो उस श्रेणी की स्थिति में हम क्या करते हैं? इन सभी का जोड़ कर लेते हैं, जोड़ करके उसका प्रतिशत हल कर लेते हैं। ये जो है वो आयत चित्र जो होता है वो बारंबारता वितरण के बहुलक मान भी दिखाता है, यानी कि जो सबसे अधिक मान किसका है? 16 का है, तो इसके बहुलक मान को हम कैसे दिखाते हैं? हम क्या करते हैं, जो ये कॉर्नर है जो सर्वाधिक था उसके बराबर वाले का जो प्रारंभिक बिंदु था उससे इसके प्रारंभिक बिंदु को मिलाते हैं, और जो पहले का था उसके अंतिम बिंदु को जो है वो सबसे ऊंचे के अंतिम बिंदु से मिलाते हैं, यानी ये इसका अंतिम बिंदु, ये इसका अंतिम बिंदु। तो आप जो ये करें स्केल से करें बहुत बढ़िया होने वाला है। और उसके बाद में जहां ये दोनों मान कट रहे हैं इनको आप नीचे ले आए तो शायद ये 27 पॉइंट समथिंग जो इसका मान हो सकता है वो आपका बहुलक होगा। तो अगर आपको कई बार ये पूछ लिया जाता है, कंपटीशन लेवल पर भी पूछ लिया जाता है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि जो है वो बारंबारता चित्र के आधार पर बहुलक ज्ञात कीजिए, और आपको इस तरह की सारणी दे दी जाती है। तो देखिए आपको पता है कि बहुलक क्या होता है, बहुलक का मान अभी हम आगे करने वाले भी हैं। बहुलक जो जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है उसी श्रेणी में जो बहुलक आता है और वो 20 से 30 के बीच में आने वाला है, तो इसका मतलब वो 27.5, 27.5 या 28 हो सकता है। तो इस तरह से बनने वाला जो वक्र होगा, आयत चित्र होगा, और इस आयत चित्र की विशेषताएं मैं आपको पहले बता चुका हूं, और उन्हीं के आधार पर जो है वो होता है। तो आप यहां चाहें तो एक बात वो लिख सकते हैं कि बहुलक का मान भी ज्ञात होता है। मैं पूछ लेता हूं बहुलक का मान इनमें से किससे ज्ञात किया जाता है? आयत चित्र से, दंड आरेख से, बारंबारता बहुभुज से, या त्वरणवक्र से। तो आपका उत्तर क्या होगा? आयत चित्र से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका दिन शुभ रहे। आप इस तरीके से हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।